बेस्ट यूपी की 4 सीटों पर मोदी करेंगे चुनाव प्रचार। इनमें मुरादाबाद, सहारनपुर 2019 के चुनाव में हार गई थी भाजपा। पीलीभीत और गाजियाबाद भी जाएंगे मोदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे। हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर नोएडा जाएंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यूपी में 16 हारी सीटों पर बीजेपी के विनिंग प्लान। 5 पर नए चेहरे, 7 सीटों पर हारे प्रत्याशी। मोदी समेत बड़े नेता करेंगे फोकस। शाहीदगाह मामले में सुनवाई आज। शाहीदगाह कमेटी के वकील आज कोर्ट में रखेंगे पक्ष। शाहीदगाह परिसर की जमीन मंदिर ट्रस्ट को सौंपने की मांग। अवैध संबंधों के शक में 3 हत्याएं। लाशों के पास सोता, खाना बनाता, बदबू से बचने को जलाता था नीम की पत्तियां। रायबरेली में एक ही गांव में 7 लोगों की मौत से मातम का माहौल। बीते 20 दिनों में रहस्यमयी तरीके से हो रही लगातार मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राजधानी में ट्रिपल मर्डर का केस सामने आया है। ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। पति ने पत्नी और 2 मासूम बच्चों की हत्या की है। अवैध संबंधों के शक में हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। हत्या के बाद तीनों की लाश के साथ सोता था आरोपी। अवैध संबंधों के शक में दिया हत्या की वारदात को अंजाम। हत्या के बाद तीनों की लाश के साथ सोता रहा आरोपी। कमरे से बदबू आने पर मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। काफी समय से आरोपी का पत्नी से चल रहा था विवाद, जिसके बाद पति ने पत्नी की हत्या और 2 मासूम बच्चों की भी हत्या की। अवैध संबंधों के शक में दिया हत्या की वारदात को अंजाम। राजधानी लखनऊ में अपनी पत्नी, इसकी लगभग 7 साल की पत्नी के रूप में रह रहे हैं। 6 साल की बच्ची भी है। इसको संदेह था कि उसकी पत्नी के किसी से अवैध संबंध है, और चूँकि वो टेलीफोन से बात करती थी तो ये छिप छिप करके देखता भी था, और कई बार इस बात पर इनकी कहासुनी भी हुई, झगड़ा भी हुआ। उसको समझाने का प्रयास भी किया, वो नहीं मानी इसके कथनानुसार। बीच में वो इससे रूट करके चली भी गई थी, कहीं और रह रही थी। फिर से खोजबीन किया तो वो मिल गई, उसको लेके आ गया। 28/29 की रात में इनका इसी बात को लेके आपस में कहासुनी झगड़ा हुआ। इसके बाद रात में इसने पत्नी के दुपट्टे से ही उसकी हत्या कर दी, और उसके बाद अपना बेटा जो उम्र 3 साल है और बेटी उम्र 6 साल पायल, उसको गला दबा करके हत्या कर दिया। और हत्या करने के बाद फिर वहीं पर कमरे में रात भर सोया। फील्ड यूनिट बुलाई गई। इसकी गिरफ्तारी के लिए, अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई, और तत्परता से कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार कर दिया। राजधानी लखनऊ के बिजनौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 3 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या कोई और नहीं, घर के ही मुखिया माखन के द्वारा की जाती है। जिसकी हत्या होती है उसमें उसकी पत्नी, उसकी बेटी और 3.5 साल का बेटा होता है। इन तीनों को मौत की नींद सुनाने वाला कोई और नहीं, उनके पिता और उसका पति होता है। ये घर है, इसी घर में हत्या होती है। हत्या की जो वजह है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है वो आपसी कलह हो रही थी। किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी पत्नी का संबंध है, उसको शक था, जिसके बाद उसके पति ने, माखन ने, मौत के घाट अपनी बीवी और 2 मासूम को उतार दिया। मौत के घाट उतारने से पहले घर में विवाद हुआ, गला घोटा गया, और सबसे पहले उसने अपनी पत्नी को मारा, फिर 6 साल की बेटी को मारा, फिर 3.5 साल के बेटे को मारा। फिलहाल इसी मकान में जो माखन अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था, कुछ ही दिन पहले बिजनौर में वो किराए पर रहने आया था। इसी मकान के जो मकान मालिक हैं हमारे साथ मौजूद हैं। क्या जानकारी आपको कैसे मिली, और ये माखन जो था वो कब से आपके मकान में रह रहा था? अभी तो रहने तो अभी 12-13 दिन हुए हैं, और हमको ये लोग रह रहे थे, अभी ठीक ठाक रहते थे।
अभी ये 2 दिन से 3 दिन से हमने कल इससे पूछा था, तो ये हमसे कह रहा था हमारी बीवी 2-3 दिन के लिए गई है घूमने, रिश्तेदारी गई है घूमने। तो हम कहें ठीक है घूम जाने दो। तो हम कहें भैया ऐसा है, तो ये अपन आराम से आता था, आराम से खाना पीना वही ऊपर करता। यहाँ घर आए, ताला खोले, यहाँ पर देखा अंदर बदबू आ रही थी। तो हम सोचे अंदर बदबू काहे के लिए आ रही है। तो यहाँ नीचे हम बीवी और हम दोनों जने देखा, अंदर सब सफाई करके देखा, को हम कुछ नहीं मिला। तो हम छत के ऊपर गए। तो जब ऊपर गए तो ऊपर ज़्यादा बदबू आ रही थी। तो ऊपर कमरे से पंखा चल रहा था, वहाँ से बदबू आ रही थी। तो वहाँ हम थोड़ा खिड़की से पर्दा हटा के देखा तो अंदर मक्खी ज़्यादा लग रही थी बोरी में, और खून खच्चड़ वो सब वही के अंदर था। तो हम अपने पिताजी को पहले जाते जाते ये सब चीज़ें बताएं। तो पापा ने हमें कहा ठीक है, तो उसके बाद फिर पुलिस को सूचना दी गई। मकान में उनके अलावा कोई और भी रहता था? नहीं, यहाँ कोई नहीं रहता था। अच्छा, क्या करता था माखन, क्या नौकरी करता था? आपको बताया होगा जब आपसे किराए के मकान लेने आया था तो? वो पीओपी काम करता था। अभी ये शोरूम में काम कर रहा था। आज जो पकड़ा गया है शोरूम में काम कर रहा था। अच्छा, वो काम घटना के बाद, वारदात के बाद वो काम पे गया था, उसके बाद यहाँ पे आया था, रह रहा था? हाँ, रह रहा था। अभी खाना पीना भी बना के आराम से खा पी के आराम से सो भी रहा था। अब फिलहाल आरोपी को पकड़ लिया गया है। जिस तरीके से ये मकान मालिक हैं, इनका कहना है कि जिसने घटना को अंजाम दिया माखन, वो घटना करने के बाद, इस वारदात को अंजाम देने के बाद इसी घर में रह रहा था। इसके ऊपरी मंजिल में उसने अपने पत्नी की लाश और 2 मासूम की लाश को बोरे के अंदर बांध के रखा। जैसे ही पुलिस को जानकारी हुई, पुलिस ने वहीं से उसको दबोच लिया। इस घटना के बाद से आस पड़ोस के लोगों में हड़कंप है। लोग सोच में पड़ गए हैं कि किस तरीके से घटना को अंजाम राजधानी में दिया गया है। अब ये मौत कब हुई है, इस घटना को अंजाम कब दिया है, फिलहाल पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है। फिलहाल जो आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, पूरी घटना की अब जानकारी प्राप्त कर रही है कि किस तरीके से घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल प्रथम दृष्टि जो बात सामने आई है वो ये आई है कि उसके पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध थे, उसको ये शक था, उसी के आधार पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। लखनऊ में 3 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या को कोई और अंजाम नहीं देता, उन्हीं के घर का मुखिया अंजाम देता है। माखन, जो पहले अपनी बीवी को मौत के घाट उतारता है, उसके बाद अपनी बेटी को जो 6 साल की थी, उसके बाद 3.5 साल के बेटे को। मौत की वजह जो सामने आई है वो ये आई है कि उसको शक था कि उसके पत्नी के किसी दूसरे शख्स के साथ संबंध थे। घटना के अंजाम देने के बाद वो उसी तरीके से घर में रहता है, अगल बगल को शक नहीं होने देता है कि इस प्रकार की कोई घटना हमारे घर में या हमारे क्षेत्र में हुई है। अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने के बाद, अपने दोनों बच्चों को मौत के घाट उतारने के बाद बोरे में बंद कर देता है उसकी लाश को। आस पड़ोस में जैसे बदबू आती है, उसके बाद जानकारी होती है, पुलिस पहुंचती है, पूरी मामले की तफ्तीश करती है। मोहल्ले में जैसे ही जानकारी होती है कि 3 लोगों की हत्या हो जाती है, वैसे क्षेत्र में हड़कंप मच जाता है। फिलहाल आरोपी माखन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस घटना से पूरे राजधानी में लोग सोच में पड़ गए हैं कि क्या शक के आधार पर कोई इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ भरत सेठी, के न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। बरेली में जिला अध्यक्ष से पैर छूकर माफी मांगता हुआ दिखा है सिपाही। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सिपाही पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से अभद्रता करने का आरोप लगा था। भाजपाइयों ने जिला अध्यक्ष समेत थाने पहुंचकर किया था विरोध। सिपाही पर भाजपाइयों का जमकर फूटा था गुस्सा। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बेटे की फेसबुक आईडी से वीडियो वायरल किया गया है। अवैध शस्त्र का वीडियो वायरल हुआ था। मामले की जांच करने गया था सिपाही पर अभद्रता करने का आरोप लगा था। आंवला थाना परिसर का ये पूरा मामला था, जहां पर सिपाही जिला अध्यक्ष के पैर छूकर माफी मांगते हुए दिखा है वीडियो में। तो ऐसे कैसे हम भी कुछ नहीं बना, तो ऐसे कैसे हम भी कुछ नहीं बना। ये तस्वीरें हम आपको सीधा टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सिपाही जिला अध्यक्ष के पैर छूकर माफी मांगते हुए दिख रहा है और भाजपाइयों के साथ अभद्रता करने का आरोप सिपाही पर लगा था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक पराशरी। विवेक,
सिपाही पैर छूकर माफी मांगते हुए वीडियो में नजर आ रहा है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ता के बेटे की फेसबुक आईडी पर एक अवैध असले का वीडियो वायरल होता है, उसके बाद बताया जाता है कि पुलिस जांच करने जाती है, परिजनों से जांच करने जाती है पूरे मामले में। लेकिन ये भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि परिजनों से बदसलूकी की गई, गलत तरीके की बात की गई, अभद्रता की गई, जिसको लेकर भाजपा भड़क गए। उन्होंने इसकी सूचना जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह को दी। आदेश प्रताप सिंह सूचना पर थाने पहुंचते हैं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ और जमकर विरोध करते हैं इस पूरी घटना का। इस विरोध प्रदर्शन के बाद में ये खबर पहले भी हमारे यहाँ चल चुकी है, लेकिन अब जो ये नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पैर छूकर माफी मांगकर दिख रहा है सिपाही, इस पूरे मामले में देखने वाली बात होगी कि ये क्या पूरा घटनाक्रम था ये। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आपको बता दें कि बरेली में जिला अध्यक्ष के पैर छूता नजर आ रहा है सिपाही। भाजपाइयों से अभद्रता करने के बाद सिपाही ने जिला अध्यक्ष से माफी मांगी है पैर छूकर। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आज जो कार्यक्रम है, 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह 11:35 पर सेवा सदन आगरा रोड पर कार्यक्रम। हाथरस जनपद से बुलंदशहर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। 1:40 पर निकुंज हॉल नुमाइश मैदान में सम्मेलन होगा। बुलंदशहर जिले से ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3:40 पर नोएडा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे और सीएम योगी आदित्यनाथ के आज कार्यक्रम है। 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बुलंदशहर, हाथरस, नोएडा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 11:35 पर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तीन जिलों के दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर, हाथरस और नोएडा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। 11:35 पर सेवा सदन आगरा रोड पर कार्यक्रम होगा। हाथरस जनपद से बुलंदशहर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। कार्यक्रम के बाद 1:40 पर निकुंज हॉल नुमाइश मैदान में सम्मेलन होगा। बुलंदशहर जिले से कार्यक्रम के बाद ग्रेटर नोएडा के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3:40 पर ग्रेटर नोएडा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सुबह 11:35 पर सेवा सदन आगरा रोड पर कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के बाद हाथरस से बुलंदशहर के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री। आरएलडी को पश्चिमी यूपी में बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आरएलडी के और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी का इस्तीफा सामने आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को शाहिद ने इस्तीफा भेजा है। जयंत को भेजे इस्तीफे पत्र में पूर्व सांसद शाहिद ने लिखा है, लोकतंत्र के ढांचे को गिरते हुए नहीं देख सकता। आरएलडी बीजेपी गठबंधन को लेकर शाहिद सिद्दीकी विरोध में थे। आरएलडी बीजेपी गठबंधन का विरोध करने पर किनारा करते हुए दिखाई दिए, लिहाजा आज शाहिद सिद्दीकी ने अपना इस्तीफा सौंपा है। आरएलडी को पश्चिमी यूपी में बड़ा झटका लगा है।
आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी का इस्तीफा सामने आया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को शाहिद ने इस्तीफा सौंपा है। जयंत को भेजे इस्तीफे में पूर्व सांसद शाहिद ने लिखा है, लोकतंत्र के ढांचे को गिरते हुए नहीं देख सकते, शाहिद ने लिखा है इस्तीफे में। आरएलडी बीजेपी गठबंधन को लेकर शाहिद सिद्दीकी विरोध में थे। आरएलडी बीजेपी गठबंधन का विरोध करने पर किनारे लगाए गए थे शाहिद सिद्दीकी, लिहाजा आज शाहिद सिद्दीकी ने अपना इस्तीफा जयंत चौधरी को भेज दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज आगरा के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आगरा पहुंच रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी मौजूद रहेंगे। लोकसभा प्रत्याशी आगरा दूसरी बार उनको प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी की तरफ से बघेल को दूसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है। एमजी रोड पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। एमजी रोड पर चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आज आगरा पहुंचेंगे डिप्टी सीएम। लोकसभा प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए आगरा पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को एक बार फिर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया गया है। आगरा से बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आगरा दूसरी बार बघेल को आगरा से प्रत्याशी बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। एमजी रोड पर चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया जाएगा। आगरा से केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की 1000 टोलियां केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं घर घर तक बताई जाएंगी। विशेष संपर्क के लिए घर घर जाएंगे बीजेपी नेता। सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। लोगों तक सरकार की उपलब्धियों को बताया जाएगा। विशेष संपर्क के लिए घर घर जाएंगे बीजेपी नेता। सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएंगे। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की 1000 टोलियां जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगी। विशेष संपर्क के लिए घर घर जाएंगी बीजेपी नेता। सरकार की उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएंगे बीजेपी नेता। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हर लोकसभा क्षेत्र में 1000 टोलियां जो हैं वो जाएंगी। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाएंगी। विशेष संपर्क के लिए घर घर जाएंगे बीजेपी नेता। लोकसभा चुनाव से पहले हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की 1000 टोलियां जाएंगी। केंद्र राज्य सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगी। विशेष संपर्क के लिए घर घर जाकर नेता सरकार की योजनाओं को बताएंगे। सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे नेता। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप मिश्रा राजधानी लखनऊ से। संदीप, राज्य और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको बताने के लिए, घर घर पहुंचाने के लिए उपलब्धियों को 1000 टोलियों को भेजा जा रहा है, क्या कुछ पूरी जानकारी है?
देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, अपनी अपनी उपलब्धियां, यानी कि प्रधानमंत्री 10 साल के जो कार्यकाल है, उन कार्यकाल में किस तरीके से विकास कार्यों को आगे बढ़ाया गया है, कैसे गरीबों को आवास दिए गए हैं, कौन कौन सी योजना धरातल पर उतरी है, ये तमाम चीजों को लेकर के जो है जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी उतरने वाली है। यानी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की जो वो उपलब्धियां हैं जो जनता तक पहुंचाई गई हैं, उन उपलब्धियों को जनता तक बताने के लिए और घर घर अभियान चलाया जाएगा। यानी कि इसको लेकर के कई हजार टोलियां जो है वो बनाई गई है। उन टोलियों के माध्यम से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो घर घर जाएंगे, इस अभियान को जोर देंगे। इसके साथ ही साथ चाहे केंद्र की सरकार रही हो, चाहे राज्य की सरकार रही हो, जो जिसने विकास कार्य किए हैं उन उपलब्धियों का पूरा डाटा जो है वो उनके टोलियों के पास में रहेगा। डाटा जनता तक पहुंचने के प्रयास करेगा कि जनता जाने की भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में कितना विकास किया है, किन किन कामों चीजों को लेकर के जोड़ दिया है। तो तमाम ऐसी जो उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों को जनता को बताने के लिए इन टोलियों को रवाना किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए संदीप। केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं को घर घर तक बताने के लिए 1000 टोलियां बनाई गई हैं। विशेष संपर्क के लिए घर घर जाकर नेता सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाएंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी की 1000 टोलियां जाएंगी। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज 1 अप्रैल से कई सारे नियम बदल गए हैं। 31 मार्च फास्टैग केवाईसी की आखिरी तारीख थी। आज से बिना केवाईसी के फास्टैग निष्क्रिय हो जाएंगे। आज से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें कम होंगी। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक घटे हैं। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आज से न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बन जाएगी। टैक्स रेजिम का चुनाव नहीं करने वालों के लिए खबर। आईटीआर नए टैक्स रेजिम के तहत भरा जाएगा। टैक्स पेयर फायदे के मुताबिक ओल्ड टैक्स रेजिम चुन सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में बड़ा बदलाव हुआ है। कर्मचारी की नौकरी बदलते ही पीएफ खाता ट्रांसफर हो जाएगा। पीएफ खाता खुद से नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। आज से बीमा पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी होंगी। पैन आधार लिंक नहीं है तो पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। पैन आधार से लिंक के लिए 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। पीएफ खाता खुद से नियोक्ता के पास ट्रांसफर हो जाएगा। आज से बीमा पॉलिसियां इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जारी होंगी। पैन आधार लिंक नहीं तो पैन डीएक्टिवेट हो जाएगा। पैन आधार से लिंक के लिए 1000 रुपए जुर्माना देना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संदीप मिश्रा। संदीप, आज 1 अप्रैल से कई सारे नियमों में बदलाव किया गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कौन कौन से नियम बदले गए हैं? बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे आज 1 अप्रैल है और आज से कई नियम में बदलाव किए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से नया वित्तीय वर्ष चालू हुआ है तो नए वित्तीय वर्ष को लेकर के जिस तरीके से जो नया सत्र चालू हुआ है उस सत्र को लेकर के कई चीजों में बदलाव किए गए हैं। हम अगर बदलाव की बात करते हैं तो 31 की केवाईसी की खरीदारी थी और वो उसमें बदलाव किया गया है। आज से यानी कि जिनका फास्टैग केवाईसी नहीं होगा उनको निष्क्रिय हो जाएगा। यानी कि उन्हें जो है आने जाने के लिए उन्हें कैश पैसा देना पड़ेगा और उसके लिए उनको दुगना जो भुगतान है वो जो करना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों की अगर बात करें तो उसमें से 32 रुपए जो कम हुए हैं और घरेलू गैस सिलेंडर की अगर हम बात करें तो उसमें भी कई नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। यानी कि साथ है कि नए सत्र अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ कर्मचारी भविष्य निधि की अगर हम बात करते हैं उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। केवाईसी कर्मचारियों को लेकर के जो पीएफ है वो उस खाता ट्रांसफर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ पीएफ खाता जो खुद नियोजित के ट्रांसफर होते हैं उनमें आज पॉलिसी के इलेक्ट्रिक फॉर्मेट से जारी होगी। यानी कि कई चीजों को इस लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ पैन आधार से लिंक के लिए 1000 रुपए का आपको जो है जुर्माना देना होगा। कि जब पैन और आधार को आप पहले लिंक करते थे उसमें आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब नए नियम के साथ में इसे डाला गया है और इसके साथ ही साथ जो कई चीजें जो जनता से जुड़ी जो
चीजें हैं उनको लेकर के कई बदलाव। कुल मिलाकर संदीप नए वित्तीय वर्ष में कई सारे बदलाव किए गए हैं, जनता के हित में भी वो बदलाव हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।